नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर का वीकली सेशन आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 तारीख से 21 जनवरी 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो वीकली रिवीजन है ये, जैसा कि आप पिछले 2 वीक का देखे हैं वैसे ही आज इस वीक का भी आप लोग रिवाइज कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये सब चीजें आपको मुफ्त में मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। तो वहां से जाकर के आप फ्री पीडीएफ सेक्शन में और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के इनका लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इन्होंने मार्ग नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। पीयूष गोयल ये केंद्रीय मंत्री हैं और देखिए आप मार्ग पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। मार्ग का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिसाइलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया है जिससे एमएसएमई को मेंटरशिप प्रोवाइड किया जा सके। अगला, यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया? तो यूएई क्योंकि दोस्तों कॉप 28 की इस बार मेजबानी करने जा रहा है, तो इस वजह से कॉप 28 के जो सम्मेलन होने वाला है उसका अध्यक्ष इसने बनाया है सुल्तान अल जाबिर को। आप रेफरेंस के लिए ये आर्टिकल देख पाएंगे, यूएई अपॉइंट्स अल जाबिर एज ए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर कॉप 28। कॉप 28 में कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये 28वां इस बार का संस्करण है। तो जिसकी अध्यक्षता जिसकी मेजबानी यूएई करेगा। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। कॉप 27 जो हुआ था यानी पिछली बार वाला, वो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था और अभी ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पहले ही शिफ्ट में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया? तो केंद्र सरकार ने इसे शिलांग मेघालय में स्थापित किया है। ये भारत का पहला ऐसा उत्कृष्टता केंद्र होगा जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए होगा। ठीक है, आर्टिकल देखो आप, इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू कम अप शिलोंग बाय मार्च। तो मार्च में ये शुरू होगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए ये पहली बार हो रहा है। अगला, उड़ीसा में हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन किया गया। ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो उड़ीसा में हॉकी विश्व कप दोस्तों चल ही रहा है। ये 13 जनवरी को शुरू हुआ और 29 जनवरी तक ये चलेगा। उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर शहरों में ये आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों, दूसरा 2018 वाला जो हुआ था ना, पिछला वाला, वो भी मेजबानी उड़ीसा ने ही किया था। उसको जीता किसने था ये आपसे पूछा जाएगा। तो 2018 वाला बेल्जियम जीता था। कौन जीता था? बेल्जियम की टीम जीती थी। और अभी 2023 वाला ये चल रहा है, 15वां संस्करण है। ठीक है, अच्छा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक तैयार किया गया है। इसी में फाइनल मैच खेला जाएगा। ये राउरकेला में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये। क्लियर? भारत अब तक हॉकी में 3 पदक ला चुका है और हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी कर चुका है। अगला, यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया आर्कटिक स्वीडन में। यूरोपियन यूनियन ने अभी अपना मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया है इसे। ठीक है, चलो, तो अब यूरोपियन यूनियन जो होगा ये आर्कटिक स्वीडन में अपना सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल की वजह से लॉन्चिंग कर पाएगा। तो इसका एक और ये हो जाएगा। इसका उदाहरण किया स्वीडिश राजा कार्ल्स 16 गुस्ताफ ने। कार्ल्स 16 गुस्ताफ ये स्वीडिश राजा है। अगला, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कब से भारतीय गाड़ियों में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा की है? तो दोस्तों, गाड़ियों में अब 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डाला जाएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद से। तो जितनी भी गाड़ियां हैं अब 1 अप्रैल के बाद से उनमें जो पेट्रोल पड़ता है उसमें 20% एथेनॉल पड़ेगा और यही परसेंटेज आगे बढ़ा करके 25% कर दिया जाएगा 2040 तक। ये भी आप याद रखेंगे। तो कुछ चुनिंदा शहरों में ही अभी शुरू किया जाएगा, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला देखते हैं, 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीत लिया है आर बॉनी गब्रियल ने। आर बॉनी गब्रियल जो है ये यूएसए की हैं। ये बीच वाली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यही है ये आर बॉनी गब्रियल। ये है इस बार की मिस यूनिवर्स। वेनेजुएला की और डोमिनिक रिपब्लिक की ये फर्स्ट और सेकंड रनर अप रही थी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, भारत की जो हरनाज संधू हैं उन्होंने इनको ताज पहनाया क्योंकि वो पिछली बार की विनर थी। तो 2021 का विनर अगर आपसे पूछा जाए तो हरनाज कौर संधू थी, क्योंकि वो भारतीय हैं तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे पूछा जा सकता है। तो उन्होंने इनको ताज पहनाया। ठीक है, मिस यूनिवर्स का इस बार का 71वां था। भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था इस बार? दिविता राय।
ठीक है, हालांकि वो टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाई। अगला, हाल ही में मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश के हैं? ये हैं इटली के। यहां पर आप देखोगे आर्टिकल, ये है मिशेल सेंटेलिया, इटालियन है और इन्होंने मिरर टाइपिंग करके बुक्स बनाई हुई हैं और एक दो नहीं 81 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिख डाली हैं उल्टा टाइपिंग करके। मतलब आप मिरर में देखोगे तब आपको सीधा दिखाई देगा। तो मिरर टाइपिंग इन्होंने टाइप कर करके किताबें लिखी हैं, वो भी 81 पुस्तकों की। ठीक है, तो इन्होंने लगभग हर लैंग्वेज में और हर बड़ी किताबें जो हैं, हर बड़े महाकाव्य जो हैं वो लिख डाले हैं, टाइप कर डाले हैं और बहुत अलग अलग लैंग्वेज में भी इन्होंने टाइपिंग करी हुई है। अगला, हाल ही में आधुनिकता नियंत्रण पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों अभी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इसने एक यूनिक तरीके का भारत में पहला एक पॉलिसी, एक नीति लागू किया है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो ये अभी राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके जीवन शैली में रोशनी लाने के लिए लॉन्च किया गया है और इसके तहत राइट टू साइट विजन इस नाम से एक कैंपेन भी चालू किया गया है। अगला, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए एक नई परियोजना आरोग्य मैत्री की घोषणा की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकासशील देशों के लिए आरोग्य मैत्री की शुरुआत की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत मेडिकल इक्विपमेंट जो है उनकी सप्लाई की जाएगी डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनको मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे भारत की तरफ से। जब कोविड चल रहा था तब भारत ने वैक्सीन मैत्री शुरू किया था। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 100 से ज्यादा देशों में भारत के बने जो वैक्सीन है उसको दिए थे। तमिलनाडु के किस जिले में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु के मदुरई जिले में मुख्य रूप से जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल के अवसर पर, पोंगल तब मनाया जाता है जब मकर संक्रांति होती है, तो उस अवसर पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू एक खेल है जिसमें बैल के ऊपर, बैल के कुबड़ पर बैठना होता है और इसमें देखा जाता है कौन कितने ज्यादा समय तक बैल के ऊपर बैठ सकता है। यहाँ पर आप इमेजेस में देख पाओगे कि इसके ऊपर चढ़ करके बैठना होता है। ठीक है, आपको भी अगर खेलना है तो आप जा सकते हैं पोंगल खेलने के लिए तमिलनाडु में और मकर संक्रांति के अवसर पर जाइएगा, उसी टाइम पर होता है ये। अगला, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में फिल्म आरआरआर ने किस कैटेगरी में पुरस्कार जीता? आरआरआर जो है इसने 2 और कैटेगरीज में अभी पुरस्कार जीता हुआ है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में। वैसे आपको बता दें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में इसने गोल्डन ग्लोब भी अभी जीता था। गोल्डन ग्लोब जीतने वाली एशिया की पहली ये फिल्म बनी थी, गोल्डन ग्लोब। ठीक है ना, तो ये इसने जीता, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता था केवल, और अभी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में इन दोनों कैटेगरी में ये जीत गया है। इसके अलावा जो राजा मौली हैं, आर राजा मौली, ये क्या किए हैं? ये जीते हुए हैं अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो ये भी आप याद रखेंगे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्लियर? अगला, किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? ये केरल का बना है। केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है ये भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना, मतलब उसके जितने भी नागरिक हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरीके से अवेयर हैं। अच्छा, केरल अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आया हुआ है टॉप पर, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही बनेंगे। जैसे पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य पूछा जाए तो केरल बताएंगे आप। पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला पूछा जाए तो वो केरल का ही त्रिशूर जिला है। पूरी तरीके से डिजिटलीकृत गांव पूछा जाए तो पोलमपारा ग्राम पंचायत, ये भी केरल का है। खुद की पहली इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वाला राज्य, ये भी केरल है। 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला राज्य, ये भी केरल है। ठीक है, तो केरल से इतने क्वेश्चन आप और ध्यान रखेंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश से संबंध रखने वाले आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी हाल ही में अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। ये पाकिस्तान से संबंधित है, पाकिस्तान में एक्टिव भी रहता है और वहां पर इसे किया गया। हाफिज सईद का ये ब्रदर इन लॉ माना जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये लश्कर तैयबा से अलग हुआ, 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। ठीक है, तो मक्की आतंकवादी इसे अमेरिका पहले ही घोषित कर दिया था, अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी घोषित कर दिया है। अगला, किस कंपनी ने 5 साल के लिए महिला आईपीएल का मीडिया अधिकार खरीदा? तो 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स खरीद लिया है वायकॉम 18 ने महिला आईपीएल के लिए। विमेंस आईपीएल अब होने जा रहा है, विमेंस आईपीएल होगा। ठीक है, जैसे मेंस का आईपीएल होता था ऐसे ही विमेंस का आईपीएल होगा।
तो अगले 5 सालों के लिए 951 करोड़ में वायकॉम 18 ने इसका मीडिया राइट खरीद लिया है, यानी मैच का जो प्रसारण है वो यही करवाएगा। ठीक है, चलो तो 25 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। अच्छा, रेलवे लोको पायलट का दोस्तों कंप्लीट बैच आ चुका है और शताब्दी बैच है इसका नाम, और इस बैच के तहत पूरा का पूरा CBT 1 आपका क्लियर करवाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अभी के लिए। अभी के लिए अगर ज्वाइन करते हो तो आपको एक बुक भी दी जा रही है, 2022 की करंट अफेयर की ब्रह्मास्त्र जो बुक है वो बिल्कुल फ्री में दी जा रही है इस बैच वालों को। तो अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को शामिल किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नील कुरंजी पौधे को इसको संरक्षित फूलों की सूची में शामिल किया है। ये बेसिकली केरल में ज्यादा पाए जाते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ज्यादा पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में, इसी वजह से इसे नील कुरुंजी कहते हैं। वैसे केरल में जाओगे तो आपको कुरुंजी ही कहते हुए मिलेंगे लोग, लेकिन नील कुरुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। खास बात इसकी एक और है कि ये 12 साल के बाद ये पुष्प खिलता है। इसको खिला हुआ देखने के लिए 12 सालों का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसे अब संरक्षित पौधों की सूची में डाल दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गेम खेलने के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेला गया, अभी एक रिपोर्ट ये बता रही है। ऑनलाइन गेम की बात हो रही थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश देखो टॉप अमंग डेस्टिनेशंस, देखो उत्तर प्रदेश ना बड़े बड़े जिलों को पीछे किया है इसमें, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सबको पीछे कर करके टॉप पर पहुंचा है। इसके अलावा शिलांग मेघालय में अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा यहाँ पर। अगला, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, यानी डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया दोस्तों पंकज कुमार सिंह जी को। ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इससे पहले BSF के। ठीक है, लेकिन अब पंकज कुमार सिंह को डिप्टी NSA यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वैसे NSA कौन है, क्या आपको पता है? अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल कौन है? डोभाल ये कौन है? NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे ये डिप्टी NSA। ठीक, अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच, इजिप्ट के बीच विशेष बलों का पहला अभ्यास हुआ है और ये है चक्रवात 1 या कहें साइक्लोन 1। ठीक है, तो भारत और मिस्र के बीच राजनयिक के 75 साल भी पूरे हुए हैं। मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी अभी G20 में भारत ने इनवाइट किया है, क्योंकि भारत ही G20 की मेजबानी कर रहा है। और मिस्र के ही जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, ये दोस्तों अभी 26 जनवरी को ये भारत के अतिथि हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अतिथि रहे हैं। ठीक है, और 2020 वाले में जायर बोल्सोनारो थे, 2020 वाले में, 2021-22 में कोई नहीं आया, 2023 वाले में अब मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक, अगला, तो उदयपुर राजस्थान में वो आयोजित किया गया था। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता दोस्तों विक्टर एक्सेलसेन ने। ये है डेनमार्क के, और इन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है पुरुष एकल का। ठीक है, यानी कि मेन सिंगल का, किसमें? मलेशिया ओपन में। तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। इन्होंने कोडोई नरोका को हरा करके लगातार दूसरी बार जीता है ये टूर्नामेंट। ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं, 2 बार के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। विमेन सिंगल किसने जीता? जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। किसने? अकाने यामागुची ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलगु पहल लॉन्च की? तो कांटी वेलगु पहल लॉन्च किया है दोस्तों तेलंगाना ने। तेलंगाना की है ये, यहाँ पर आप देख पाओगे तेलंगाना टुडे का ये आर्टिकल है। कांती वेलगु सेकंड फेज टू बी लॉन्च्ड ऑन जनवरी 18। कांती वेलगु एक्चुअली में ना ये फ्री आई चेकअप है, इसमें आंखों की जांच मुफ्त में की जा रही है और ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है। इतना बड़ा कि समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी आंख की जांचों की में से एक इसे माना जाता है। पिछली बार हुआ था 2018 में, तो 827 स्वास्थ्य की टीमों के द्वारा 8 महीनों के लिए आयोजित किया गया था, और इस बार ये दूसरा चरण है। ठीक है, 100 दिनों तक चलेगा, आंखों की मुफ्त में जांच की जाएगी और इस बार 1500 मेडिकल टीमें हैं। तो कांटी वेलगु पहल शुरू हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा ये आंखों की जांच का कार्यक्रम है तेलंगाना में। अगला, ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो दोस्तों सबसे वैल्यूएबल ब्रांड अब बन गया है अमेजन। अमेजन ने एप्पल को पीछे कर दिया है।
ग्लोबल 500 की 2023 की रिपोर्ट आई हुई है। अच्छा, भारत की टॉप 100 में केवल इकलौता ब्रांड है, कौन सा? टाटा, जो इसमें शामिल है। टॉप 100 में केवल इकलौता भारतीय ब्रांड टाटा शामिल है। ठीक है, टॉप पर अमेजन है, सेकंड पर एप्पल है, गूगल है, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद वॉलमार्ट, ये वगैरह है। भारत का जो टाटा ग्रुप है ये 69वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? वो बन गया जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड पे शिफ्ट हो गए, यानी जितने भी कार्य होंगे यहाँ पर, जो भी गवर्नमेंट काम होंगे, सब के सब डिजिटल होंगे, ई गवर्नेंस तरीके से होंगे। ओके, तो ऐसा करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बताया है साउथ एशिया का सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी। यहां पर आप आर्टिकल देखोगे, पाकिस्तान इज द साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है। कारण ये है कि इसको एक तो कोई लोन नहीं दे रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इसकी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 1.7%, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है, ये 1.1 बिलियन डॉलर का लोन देने जा रही थी, लेकिन इसने भी ये मना कर दिया देने से। इसने कहा कि पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाओ, या तो तब आप मेरा पैसा लौटा पाओगे, और तभी वजह है कि मैं आपको दूंगा, नहीं तो जब तक हमें मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी तब तक मैं नहीं दूंगा। और देखो, शहबाज शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस बात से मुकर गए, क्योंकि उनको लड़ना है चुनाव, और इसी साल है चुनाव। ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ा देंगे तब ये चुनाव हार जाएंगे। ठीक। अगला, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल ने अभी हाल ही में डबल सेंचुरी लगाई है, और ये लगाई हुई है इन्होंने सबसे कम उम्र में, इस वजह से बन गए हैं सबसे युवा खिलाड़ी। ठीक है, इन्होंने 19 चौके 9 छक्के की मदद से 208 रन बनाए। साथ ही साथ में ये वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन भी अपना कंप्लीट कर लिए हैं, और ये भी करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। देखो, दुनिया में अब तक केवल 10 बार डबल सेंचुरी लगी है, और 10 बार में 7 बार तो भारतीयों ने लगाया हुआ है, और उस 7 बार में 5 ही भारतीयों ने लगाया हुआ है। रोहित शर्मा भाई साहब हैं जो 3 बार लगा चुके हैं डबल सेंचुरी। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ईशान किशन ने भी लगाया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। वैसे ईशान किशन के अलावा कौन कौन? सहवाग लगा चुके हैं, सचिन लगा चुके हैं, ईशान किशन, इसके अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल। ठीक। अच्छा, स्टैटिक जीके की ई बुक आ चुकी है, ये हिंदी में भी आ गई है, इंग्लिश में भी आ गई है। जिनको इंग्लिश में लेना है वो इंग्लिश की ई बुक ले सकते हैं, जिनको हिंदी में लेना है हिंदी ले सकते हैं। यकीन मानो दोस्त, इस एक ई बुक से आपका स्टैटिक जीके इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आप छोड़ोगे नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्या स्टैटिक जीके का भी नाम का कोई सब्जेक्ट होता है क्या, लेकिन जब वो पेपर देने बैठते हैं सोचते हैं यार ये तो हमारी बुक में था ही नहीं, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या इसको भी पढ़ना था? बिल्कुल, आपको ये पढ़ना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा पुस्तकें कौन सी लिखी जाती हैं। आपको ये पढ़ना चाहिए कि वाद्य यंत्र और शास्त्रीय लोकगीत कौन, लोक नृत्य प्रमुख कलाकार कौन है, खेलों संबंधित शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं पूछी जा सकती हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, महापुरुषों के रिलेटेड जो दिवस मनाए जाते हैं वो पूछा जा सकता है, महापुरुषों के उपनाम, समाधि स्थल, नोटों पर छपी आकृतियां बहुत पूछी जाती हैं, नदी घाटी परियोजनाएं पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप इस एक ई बुक में पा जाओगे। और वैसे अगर ढूंढते रह जाओगे ना, सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिल सकता आपको, बहुत किताबें लगेंगी। तो ये सारा कंपाइलेशन आपके लिए लाया गया है, और बहुत ही कम मात्रा में दाम में, तो आप इसको आप ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एमजेटी ऐप का, वहां से जाकर ले सकते हो। पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही? दोस्तों, पीएम मोदी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री अभी बनाई हुई है, जो डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों से रिलेटेड है, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि 2002 के जो गोधरा कांड हुए थे गुजरात में, उसमें उस टाइम के तत्कालीन सीएम रहे नरेंद्र मोदी का हाथ है, और इसको लेकर के ये विवाद हो गया, और विदेश मंत्रालय ने पूरी तरीके से इसको तुरंत ही बैन कर दिया। इसके अलावा भारत का जो आईटी मिनिस्ट्री है, उसने ये अगर ये मूवी कहीं पर भी कोई पोस्ट कर रहा है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, उन सब जगह से उसको ब्लॉक करवा दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्या था इसमें? ऐसा इसमें ये था कि इसमें सीधे सीधे वहां की सरकार का हाथ था, ऐसा हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का। अगर ऐसा होता तो भारत में फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करके विवाद होना शुरू हो जाता। तो इसको बैन करा दिया गया डॉक्यूमेंट्री। अब देखो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही भारत के जो प्राइम मिनिस्टर इनको क्लीन चिट दे दी थी, तो अब ये जाकर के क्यों लॉन्च कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। इस वजह से बीबीसी के इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, और एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है उस टाइम के
एक पत्रकार ने पीएम मोदी का लिया था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि यू ब्रिटिशर्स शुड नॉट टीच अस ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, मतलब वो ब्रिटेन वाले जो भारत पर 300 सालों तक राज किए और 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, वो बता रहे हैं कि भारत में ह्यूमन राइट क्या होगा। आगे, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? तो इसको दिया है केरल ने। केरल सरकार ना लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल और मैटरनिटी लीव के लिए छुट्टी देने की घोषणा करी हुई है। ठीक है, तो ये देश में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य ने उच्च शिक्षा विभाग में यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सभी 18 साल से अधिक उम्र की लड़कियों और छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तो अरुणा मिलर थी दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की थी, और ये अमेरिका में एक है मैरीलैंड राज्य, वहां की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी बन गई हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम का, अरुणा मिलर बिकम मैरीलैंड फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया दोस्तों भोपाल में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया 21 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, जनवरी महीने में। इस बार की थीम रखी गई थी मूविंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन शोभकचंद शाह का निधन हो गया? तो दोस्तों प्रभाबेन शोभकचंद शाह जी ये पद्मश्री से सम्मानित थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये दमन दीव दादरा नागर हवेली में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको वहां पर प्यार से दमन की दिव्या कहा जाता था। ठीक है, तो 2022 में इनको पद्मश्री मिला था अभी, और इनका अभी निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। क्लियर? ये तो थे दोस्तों इस वीक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी ई बुक चाहिए तो ई बुक सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं, और कोई सा भी हमारा वीडियो कोर्स चाहिए तो वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप उसे अवेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाकी राफेल जेट ई बुक भी आप व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।